औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज का जो हमारा लेक्चर थर्ड है वो एचवी सर्किट ब्रेकर्स के ऊपर है, तो आज हम इसे स्टार्ट करेंगे। यूनिट 5 तो मैंने ये इंटरनेट से ली है, ये मेरा लेक्चर नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन के तहत मैं अपने लेक्चर और अपनी नॉलेज को इसमें यूटिलाइज़ करते हुए लेक्चर वीडियो बना रहा हूँ। तो कैटेगरी ऑफ एलवी सर्किट ब्रेकर्स हमने डिस्कस कर ली थी। एचवी सर्किट ब्रेकर्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप इसे देखें तो ये आपके एसपी हैं, डिफरेंट ब्रांड्स और डिफरेंट एम्पेयर्स के सर्किट ब्रेकर हैं। ये आपके सिंगल फेज़ आरसीबी और ईएलसीबीज़ हैं। ये ब्रेकर है, ये ईएलसीबी, ये आरसीबी सिंगल फेज़ ब्रेकर। इस तरह ये भी सिंगल फेज़ आरसीबी है और उसके साथ ये सिंगल फेज़ ये डीपीज़ हैं, ये भी डीपीज़ हैं। ये हैवी ड्यूटी सर्किट ब्रेकर्स हैं जो हैवी एम्पेयर्स में इस्तेमाल होते हैं, डीपी कहलाते हैं। ये जो बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं, चाहे वो एसी के हों, चिलर प्लांट्स के हों, अगर वो कुछ इस तरह के लोड भी होते हैं डबल फेस पे चलते हैं। अच्छा, ये इस तरह के लोड हैं जो डबल फेस पे चलते हैं। जैसे कि मैंने एक मरतबा एक प्रोजेक्ट में काम किया था जो कि यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आईबीए के अंदर है। अगर आप लोग गए हो आईबीए में, तो वहाँ पे आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो उसका पूरा काम हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया था, और उसके अंदर जो चीज़ें थी, जैसे मिसाल के तौर पे स्टेडियम की लाइट्स हो गई। स्टेडियम की लाइट्स के दो हमारे पैनल थे जो हमने बनाए थे, 2 टावर के 2 पैनल्स थे। तो स्टेडियम की लाइट जो एक स्टार्टर था उसका, वो फ़िलिप्स के स्टार्टर के ज़रिए से लिंक होते हुए हमारे ब्रेकर के ज़रिए से हो रहा था। तो फ़िलिप्स की जो वो लाइट थी स्टेडियम की, उसके अंदर ये खासियत थी कि वो जो है आपकी कनेक्ट हो रही थी, डबल फेस पे चलती थी वो, यानी 2 फेज़ उसमें आप जाते थे तो वो स्टेडियम की लाइट ऑपरेट होती। तो कुछ इस तरह के लोड भी होते हैं जिनमें न्यूट्रल रिक्वायर्ड नहीं होता, वो फेस टू फेस पे चलती है, यानी 400 वोल्ट के ऊपर। और वो हैवी ड्यूटी लाइट्स होती हैं जो सर्च लाइट के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं। तो और इसके अलावा ये एसपी के ब्रेकर्स हो गए आपके, ये पुराने ब्रांड्स हैं, अब नहीं आते, लेकिन ये बहुत हैवी ड्यूटी और अच्छे ब्रांड हुआ करते थे। ये एसपी का ब्रेकर, और ये स्विचेस हैं आपके, ये स्विचेस और ब्रेकर्स भी कहलाते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा जो हमारे एसी के लिए हम ब्रेकर लगाते हैं वो एक अलग कैटेगरी का होता है, वो डीपी में ही होता है। छोटा सा सर्किट ब्रेकर होता है, डीपी में आता है, जो कि एसी के सप्लाई को ऑन ऑफ के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। अमूमन हम उसे 15 एम्पेयर 20 एम्पेयर का लगाते हैं। मैंने भी यूज़ किया हुआ है, मेरे ख्याल में मैंने 15 और 10 एम्पेयर उसको इस्तेमाल किया है अपने 110 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज़ 60 हर्ट्ज़ के ऊपर कन्वर्टर के साथ, जो कि 220 टू 110 वोल्ट कन्वर्ट करता है। तो उसमें मैंने ब्रेकर ये यूज़ किए हुए हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप साथ साथ बताना चाहूँगा कि जो सर्किट ब्रेकर होते हैं वो डीसी के अलग कैटेगरी में आते हैं। एसी के सर्किट ब्रेकर अलग है और डीसी के सर्किट ब्रेकर अलग होते हैं। जैसे डीसी के अंदर सर्किट ब्रेकर डीपी में ही आएगा, ठीक है, और एसी के सर्किट ब्रेकर डीसी में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन कैटेगोरिकली एसी और डीसी के सर्किट ब्रेकर अलग अलग ही आते हैं। जो अमूमन हम, जैसे आपने देखा होगा कि जब सोलर पैनल इस्तेमाल होते हैं या फिर जो बैटरी से हम एम्पेयर ले रहे होते हैं, तो बाज़ का 10 एम्पेयर 20 एम्पेयर जा रहा होता है। तो डीसी का जो एम्पेयर होता है वो एसी के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज और ज़्यादा कैपेबिलिटी रखता है, और उसके अंदर जो शॉर्ट सर्किट है और जो कैपेबिलिटी है करंट गुजरने की वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो उसके अंदर अमूमन उसके मार्जिन के हिसाब से 5 एम्पेयर ज़्यादा का हम ब्रेकर रखते हैं, बैटरी के ऊपर, सोलर पैनल के ऊपर और लोड के ऊपर ख़ास तौर पे। तो इनके ऊपर हम एसी का ब्रेकर ही लगा लेते हैं, लेकिन डीसी का सर्किट ब्रेकर अलग भी आते हैं। और ये जो डीसी का सर्किट ब्रेकर होता है ये आपको मार्केट में अवेलेबल भी मिलेंगे। तो फ़िलहाल ये हमारा टॉपिक तो नहीं है डीसी सर्किट ब्रेकर का, लेकिन ये मैंने सोचा कि आप लोग से डिस्कस ज़रूर करूं। तो उसके बारे में हम एक टॉपिक डीसी सर्किट ब्रेकर्स के ऊपर थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल हम अपने एचवी सर्किट ब्रेकर्स के टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो कि आपके टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर एचवी में कौन कौन से होते हैं जी। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ABCB कहते हैं इसको, और एयर सर्किट ब्रेकर भी आते हैं, लेकिन वो एलवी में इस्तेमाल होता है। एयर सर्किट ब्रेकर, सॉरी, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर और गैस सर्किट ब्रेकर, जिसमें SF6 इस्तेमाल होती है गैस। और मैंने ये बताया था आपको कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी इस्तेमाल होती है। सबसे पहले जिसने इंट्रोड्यूस किया था गैस सर्किट ब्रेकर वो आपकी सिमेंस कंपनी है, जिसने ये इंट्रोड्यूस किया था सर्किट ब्रेकर गैस का। और उन्होंने पूरी डिटेल विकीपीडिया पे बताई हुई है, आप इसकी सर्च हिस्ट्री पे देख सकते हैं कि वो किस तरीके से हासिल हुई है।
अच्छा जी, साथ ही साथ कंपैरिजन ऑफ एयर ब्लास्ट वैक्यूम ऑयल SF6 टेस्टिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। अब इनमें अगर कंपैरिजन हम करें इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के ऊपर, तो आपको बहुत सारी डिटेल इसमें मिलेगी इनके। तो टेस्टिंग सर्किट ब्रेकर्स के ऊपर और दीगर चीज़ों पे हम आएंगे। टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब सबसे पहले हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऑयल सर्किट ब्रेकर है। सीक्वेंस के हिसाब से तो एयर ब्लास्ट था, लेकिन ऑयल सर्किट ब्रेकर सबसे पहले आया है। ऑयल सर्किट ब्रेकर जिस तरह मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली छोटे सबस्टेशन जो होता है हमारे होते हैं, बल्क किस्म की सप्लाई जब हमें प्रोवाइड करनी होती है एक हॉस्पिटल को या एक इंडस्ट्रियल यूनिट को, तो वो एक कैटेगोरिकली अपना उस जगह पे सबस्टेशन बनाते हैं छोटा सा। उस सबस्टेशन के अंदर जो 11 kV की बल्क सप्लाई केबल आती है, तो वो जिसमें कनेक्ट होती है वो आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर है। ऑयल सर्किट ब्रेकर के इसमें फिर इनकमिंग और आउटगोइंग दो ब्रेकर लगते हैं। तो आउटगोइंग से होते हुए ये आपकी जो केबल होती है ये आपके देन ट्रांसफार्मर में जाती है। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर है कॉमन सा सर्किट ब्रेकर है जो कि सबस्टेशन ऑफ द बल्क सप्लाई यूटिलिटीज़ में इस्तेमाल होता है। हमने बहुत सारी साइट्स में काम किया है, तो उसके अंदर हमने ऑयल सर्किट ब्रेकर लगते हुए भी देखा है, सबस्टेशन बनते हुए भी देखा है। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर एक कॉमन सा सर्किट ब्रेकर होता है जो कि एक बल्क सप्लाई को ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करने के इन बिटवीन कनेक्ट होता है। बहरहाल इट इज़ डिज़ाइन फॉर 11 kV। जैसे मैंने बताया बल्क सप्लाई जो नॉर्मली हमारी 11 kV से 765 kV तक की रेटिंग में ऑयल सर्किट ब्रेकर लगता है। और इसमें ऑयल चैम्बर्स होते हैं जिसमें कॉन्टैक्ट मेक होते हैं। ऑयल की क्वालिटी होती है कि ऑयल के अंदर जब कॉन्टैक्ट मेक होता है तो फायर, आर्किंग वगैरह के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। और अगर आप नॉर्मली एयर में या किसी और मीडियम में करते हैं तो आग लगने के चांसेस, आर्किंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए बनिस्बत जैसे एयर सर्किट ब्रेकर में कॉन्टैक्ट एयर में मिलता है, तो ये मीडियम एयर की जगह ऑयल होता है। तो ऑयल में जब कॉन्टैक्ट मेक होगा तो उसमें आपका जब कॉन्टैक्ट मेक होगा तो फिर आर्किंग अगर प्रोड्यूस होगी भी तो वो ऑयल आर्क एब्जॉर्प्शन के तौर पे काम करता है और उसको वो आर्किंग को, फायर को वैनिश कर देता है। तो ये क्वालिटी है ऑयल सर्किट ब्रेकर की कि हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल अब इसमें जो इसकी टाइप्स है, इसकी दो टाइप्स है, BOCB बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर और MOCB मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। ये इसकी दो कैटेगरी ऑफ टाइप्स हैं। द कॉन्टैक्ट्स आर इमर्स इन बॉयल ऑयल बाथ। तो इसमें जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो इमर्स मतलब डूबे हुए होते हैं, भिगोए हुए होते हैं और कॉन्टैक्ट बिल्कुल इसमें मिले हुए होते हैं। जैसे ही ये कॉन्टैक्ट आपस में मिलते हैं तो इनमें जो जिनके दरमियान ये चीज़ मिल रही होती है वो ऑयल होता है। तो मीडियम ऑफ योर कंडक्शन इज़ ऑयल। तो आर्किंग और फायर के चांस कम होते हैं। ये बात रिपीट हो गई है। ऑयल प्रोवाइड्स कूलिंग बाय हाइड्रोजन क्रिएटेड बाय आर्क। ऑयल जो है वो प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन क्रिएटेड बाय आर्क के नतीजे में, और इट एक्ट्स एज अ गुड डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड क्वेंचिंग्स द आर्क। क्वेंचिंग द आर्क का मैंने स्टेटमेंट पहले भी इस्तेमाल किया था। क्वेंचिंग द आर्क का मतलब होता है कि इसकी टर्म को ऐसे हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये वो टर्म है जिसमें जो हमारी आर्किंग है, आर्किंग चिंगारी को कहते हैं, एकदम से आग का भड़कने को कहते हैं या आग लगने को भी कहते हैं। कॉन्टैक्ट के दरमियान जो हीट के नतीजे में आर्किंग प्रोड्यूस होती है तो उसके क्वेंचिंग आर्क कहा जाता है, जिसमें जो आर्क है, फायर है, उसको हम कैटेगरी वाइज छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं या फिर इस तरह करके हम फायर को वैनिश कर पाते हैं। तो क्वेंचिंग द आर्क की जो टर्म है उसका ये मतलब होता है। बहरहाल इसके स्ट्रक्चर को हम पढ़ लेते हैं कि क्या चीज़ है। तो उसके लिए मुझे इसको जूम करना होगा। अच्छा जी, अगर आप ये देख रहे हो तो ये एक टॉप चैम्बर है जिसमें ऑयल लेवल आ रहा होता है कि ऑयल कितना भरा हुआ है। ये पूरा ऑयल भरा हुआ होता है इसमें, और टॉप चैम्बर है, ऑयल लेवल यहाँ से आ रहा होता है। ये गैस वेंट है, बाज़ वक़्त ऑयल इतना भर जाता है कि उबल के बाहर आ जाता है। जिस तरह हमारी टंकी में पानी भर जाए तो वो गिर जाता है, तो इस तरह यहाँ से भी यही चीज़ है कि, और यहाँ से ब्रीदर है। इसका ब्रीदर का मतलब यही है कि हमारी ऑयल लेवल जो है वो कम और ज़्यादा होता है तो फिर एयर के नतीजे में एयर अंदर आती है, इस जगह एयर भर जाएगी। सर्दियों के मौसम में ये चीज़ नीचे आ जाएगी, या फिर आपका जो सर्किट ब्रेकर अगर बंद हुआ हुआ है तो ये चीज़ लेवल ऑयल का नीचे आ जाएगा। तो फिर हवा बाहर से ब्रीदर के ज़रिए से अंदर आएगी, जिसमें सिलिका जेल वगैरह भी होती है
ताकि मॉइस्चर अंदर ना आए, क्योंकि मॉइस्चर अंदर आ जाएगा अगर, तो मॉइस्चर में होती है जी ऑक्सीजन और दीगर ऐसी गैसेस होती हैं जिनके नतीजे में आग को पकड़ा जा सकता है। जैसे ऑक्सीजन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन एक ऐसी गैस होती है जो कि जलती नहीं है लेकिन जलने में मदद देती है। नाइट्रोजन एक ऐसी गैस होती है कि एयर के अंदर जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अमोनिया, मीथेन, ये वो गैसेस हैं जिसके नतीजे में आग लग जाती है। तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो अगर एयर अंदर आ जाती है तो इनमें मॉइस्चर और दीगर ऐसी हेल्प आउट गैसेस भी पैदा हो जाएंगी जो कि ज़रा सी आर्किंग प्रोड्यूस होगी और वो सर्किट ब्रेकर में आग लग जाएगी। तो इसीलिए ब्रीदर के ज़रिए से सिर्फ वो एयर अंदर आती है जिसमें मॉइस्चर नहीं होता, विद मॉइस्चर फ्री। और वो कैसे आती है? सिलिका जेल से पास होती हुई वो अंदर आती है, जिसके नतीजे में हम ये कहते हैं कि आपका जो सर्किट ब्रेकर है उसके अंदर अब एयर तो मौजूद है लेकिन वो मॉइस्चर फ्री है। ओके, तो ब्रीदर हो गया, टॉप इंजन गैस वेंट हो गया। उसके बाद फिक्स कॉन्टैक्ट, एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है और एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। ये आके मिलता है तो फिर जिसमें ये मिल रहे होते हैं यहाँ पर आपका ये ऑयल चैम्बर के अंदर, तो आर्किंग का चांस नहीं होता। एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है, एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, जिसका नॉर्मली हमने फिक्स कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट MCB और MCCB में भी पढ़ा था। इस तरह इसके अंदर भी चीज़ होती है। सर्किट ब्रेकर का ये चैम्बर है पूरा, ठीक है जी, ये चैम्बर है इसका। आर एक्सटिंक्शन डिवाइस, एक्सटिंक्शन मतलब ख़त्म करने वाली, कि इधर अगर आग लग भी जाती है, आर्किंग होती है, चिंगारियाँ होती हैं, तो उसको यहाँ पर क्वेंच कर लिया जाएगा, वैनिश कर दिया जाएगा। उसके बाद जो एक सपोर्टिंग चैम्बर भी होता है यहाँ पर, जिसके ज़रिए से इस पूरे चैम्बर को सपोर्टिंग चैम्बर कहते हैं। इसमें इस चैम्बर का मकसद ये होता है कि ऊपर वाले सर्किट ब्रेकर के हिस्से को नीचे से सपोर्ट दी जा सके। जैसे आपने रूम कूलर देखा होगा, रूम कूलर ऊपर तो होता है लेकिन नीचे की जो हिस्सा होता है ना, उसकी फाउंडेशन होती है, वो उसकी बेस होती है जिसके ऊपर रूम कूलर को रखा जाता है। तो इस तरह सर्किट ब्रेकर की भी एक बेस होती है जिसके अंदर रखा जाता है। और इसमें एक तरीके से ये टंकी होती है जिसके अंदर टैंक होता है, ऑयल जिसमें फिल होता है। तो ऑयल इमर्जन, ऑयल कंटेनर के तौर पे इस्तेमाल होता है और ऑयल को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है इसमें। सपोर्टिंग चैम्बर हो गया जी। ऑपरेटिंग रॉड एक इसमें होती है जो कि ऑपरेट करती है। ये देखें, ये जो लेवल है ना, इससे हम अगर ऊपर बढ़ाते हैं तो कॉन्टैक्ट ऊपर मेक हो जाएगा। तो ये सपोर्टिंग जो रॉड है वो कॉन्टैक्ट को मेक करने के लिए ऊपर इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद जी ग्लास फाइबर इनक्लोज़र आपका एक होता है। ग्लास फाइबर इनक्लोज़र जो यहाँ लगा हुआ है वो ये बता रहा होता है कि लेवल ट्रांसपेरेंसी के ज़रिए से कि कितना है यहाँ पे और कितना नहीं है नीचे के हिस्से और पोर्शन के अंदर। ड्रेन वॉल्व, अगर आपको ऑयल इस पूरे सर्किट ब्रेकर से बाहर निकालना हो तो उसके ज़रिए ड्रेन वॉल्व के ज़रिए आप निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपको टंकी कभी अपनी साफ़ करनी हो तो उसमें अमूमन एक ऐसा पाइप भी निकला हुआ होता है, वॉल बेस होता है या नट बेस होता है, जिसको आप खोल के टंकी साफ़ भी कर सकते हैं। तो इसी तरह ड्रेन वॉल्व भी होता है कि अगर आपको ऑयल रिप्लेस करना हो, क्योंकि ये ऑयल जो है वो सर्कुलेट करता है, पुराना भी हो जाता है, तो इसको चेंज भी कुछ 25 साल 30 साल में करना पड़ता है। जब करते हैं कि पूरा ब्रेकर ही चेंज कर देते हैं, लेकिन रिपेयर मेंटेनेंस के लेवल के ऊपर अगर ऑयल सैचुरेट हो जाए या उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा आ जाए या फिर उसके अंदर वो क्या कहते हैं इंसुलेशन बाकी ना रहे, ऑयल में कंडक्टिविटी थोड़ी थोड़ी होने लग जाए मॉइस्चर के नतीजे में, तो फिर इस ऑयल को रिप्लेस करना पड़ता है। तो ऑयल को ड्रेन करके वापस निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था ऑयल सर्किट ब्रेकर को और ऑयल सर्किट ब्रेकर के उस आर्किटेक्चर को, इंटरनल डायग्राम इसकी हमने देख ली है। और इसमें हमने आखिरी पार्ट जो डिस्कस कर रहे थे वो सपोर्टिंग चैम्बर के तौर पे ऑपरेटिंग रॉड, ड्रेन वॉल्व को हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था कि अगर हमें ऑयल को ड्रेन करना हो, निकालना हो वापस, तो इसके ज़रिए से हम इसको निकाल सकते हैं और रिप्लेस करके नया ऑयल ऊपर से इंजेक्ट कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑयल सर्किट ब्रेकर के ऊपर हम आते हैं और इसको डिस्कस करते हैं कि ऑयल हैज़ गुड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसकी लो कॉस्ट होती है, ऑयल इज़ ईजिली अवेलेबल, क्योंकि ऑयल जो इसमें लगता है वो सैचुरेटेड ऑयल आसानी से अवेलेबल है। इसका केमिकल एक नाम होता है, वो ऑयल का मुझे याद नहीं है, लेकिन वो एक इंसुलेटिंग ऑयल होता है जो इसके अंदर इस्तेमाल होता है। ट्रांसफार्मर में तकरीबन वही लगता है और सर्किट ब्रेकर के अंदर भी वही इस्तेमाल होता है। इट हैज़ वाइड रेंज ऑफ ब्रेकिंग कैपेसिटी, जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि जो रेटिंग है नॉर्मली वो 11 kV टू 746 750 kV के दरमियान की रेटिंग, जिसके अंदर हम ऑपरेटिंग वोल्टेज को इस्तेमाल करते हैं। इसमें ब्रेकिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आर्किंग फायर प्रोड्यूस हो भी जाती है तो वो उसके अंदर वैनिश हो जाती है। डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं जी ऑयल सर्किट ब्रेकर के? स्लो ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन स्लो होता है।
बनस्बत दीगर सर्किट ब्रेकर्स के टेक्स अबाउट 20 साइकिल फॉर आर्क क्वेंचिंग। इसमें आर्क क्वेंचिंग के 20 साइकिल्स को क्वेंच करता है ये एक वक्त में। अब अगर उसके 20 साइकिल्स जैसे आर्किंग प्रोड्यूस हो रही है 20 साइकिल से ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसको वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा इन क्विक वे। तो ये इसके अंदर एक डीमेरिट है। इट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल, ये बहुत ज़्यादा हाईली इनफ्लेमेबल है। सो हाई रिस्क ऑफ फायर। अच्छा, अगर आपका शॉर्ट सर्किट प्रोड्यूस हो जाता है कॉन्टैक्ट के दरमियान या फिर कोई एबनॉर्मल कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है तो इतने लेवल के शॉर्ट सर्किट ब्रेकर को जो ऑयल सस्टेन नहीं कर सकता तो उसके अंदर आग लग जाएगी। तो इसीलिए एक सर्टन लिमिट तक है जिसके बाद वो आगे इस्तेमाल नहीं हो सकता। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप अगर इमेजिन भी करें कि ऑयल चैम्बर्स को निकालना, उसका ऑयल रिमूव करना, ऑयल को रिप्लेस करना और क्या कहते हैं ड्रेन करना, इंसर्ट करना, एक गंदगी का काम भी हो जाता है इसके अंदर बिल्कुल। और दूसरा इसके अंदर जो मैकेनिकल ऑपरेशन इसमें लगे हुए होते हैं वो थोड़े टिपिकल किस्म के होते हैं। और इसमें क्योंकि ये गैस सर्किट ब्रेकर या दीगर ब्रेकर के मुकाबले में थोड़ा छोटा होता है तो इसमें काम करना कंजस्टेड भी हो जाता है, इसीलिए इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है बनस्बत दीगर सर्किट ब्रेकर के। तो इसलिए सर्किट ब्रेकर कुछ चीज़ों में इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन एप्लीकेशन मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस कर ली कि इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ हम आते हैं अब वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की तरफ, जो कि नंबर 2 ब्रेकर है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में होता ये कि ये हमारा सर्किट ब्रेकर वैक्यूम चैम्बर्स में लगता है। अब यहाँ देख रहे होंगे इनमें वैक्यूम एक चैम्बर है जिसके अंदर कॉन्टैक्ट मेक होता है। एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है और एक मूवेबल कॉन्टैक्ट होता है। मूवेबल कॉन्टैक्ट जब आके मिलता है तो उसका मतलब कॉन्टैक्ट मेक हो गया, क्लोज़ हो गया, सर्किट ब्रेकर ऑन हो गया। और अगर वो मूवेबल रिट्रीव करता है, पीछे होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि सर्किट ब्रेकर आपका ऑफ हो गया, ओपन हो गया और उसमें कॉन्टैक्ट मेक नहीं हुआ। तो इट इज़ डिज़ाइन फॉर मीडियम वोल्टेज रेंज। मीडियम वोल्टेज रेंज में इसको इस्तेमाल किया जाता है जिसकी रेंज 3.3 kV से 33 kV के दरम्यान होती है। दिस कंसिस्ट ऑफ वैक्यूम ऑफ प्रेशर 1×10⁻³ इनसाइड आर्क एक्सटेंशन चैम्बर। तो ये प्रेशर जो है वो बाहर का प्रेशर भी होता है और एक प्रेशर का यूनिट एक और होता है जो उसके अंदर इस्तेमाल होता है, एच जी का ब्रेकर प्रेशर भी होता है, हाइड्रोजेनियम जिसे कहते हैं। द आर्क बर्न्स इन मेटल वेपर व्हेन द कॉन्टैक्ट्स आर डिस्कनेक्टेड। अच्छा जी, तो द आर्क बर्न्स इन मेटल वेपर व्हेन द कॉन्टैक्ट्स आर डिस्कनेक्ट। जब कॉन्टैक्ट डिस्कनेक्ट हो रहे होते हैं तो इनके अंदर आर्क की बर्निंग की सूरत में एक आर्किंग प्रोड्यूस हो रही होती है, क्योंकि कॉन्टैक्ट को जब स्पेसिंग जा रही होती है तो एक विजुलाइज आर्क हमें बाकायदा नज़र आती है जो कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट बाकायदा प्रोड्यूस हो रही होती है इन वैक्यूम चैम्बर्स। वैक्यूम क्रिएट इसलिए किया जाता है कि इस आर्किंग को काफ़ी हद तक असर व कम किया जा सके और ये तकरीबन ख़त्म हो भी जाता है इसका इम्पैक्ट। एट हाई वोल्टेज इट्स रेयर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रिकवरी इज़ वेरी हाई। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा वो होती है जिसकी वजह से ये इस्तेमाल किया जाता है। ड्यू टू वैक्यूम आर एक्सटेंशन इज़ वेरी फास्ट। वैक्यूम की जो एक्सटेंशन होती है इसके अंदर बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और ये जो मीडियम है वैक्यूम का ऑयल के मुकाबले में इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, सस्टेनेबल कैपेसिटी इसकी होती है। तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर अमूमन इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन बहुत कम है क्योंकि आपको ज़्यादातर जगहों पर 220 kV के अंदर भी या उससे लोअर लेवल के अंदर आपको तकरीबन वो इस्तेमाल कर लेते हैं गैस सर्किट ब्रेकर को या फिर ऑयल सर्किट ब्रेकर को। वैक्यूम चैम्बर्स के अंदर वैक्यूम क्रिएट करनी होती है, वहाँ पे एयर ना हो, तो चैम्बर्स बाकायदा ऐसे बनते हैं जिनके अंदर कॉन्टैक्ट मेक होते हैं। द कॉन्टैक्ट लूज मेटल्स ग्रेजुअली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल वेपर्स। मेटल वेपर्स के फॉर्मेशन नतीजे में ग्रेजुअली मेटल लूज करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैक्यूम इंटरप्शन चैम्बर एंड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इसकी अगर हम फर्दर बात करें थोड़ा जूम करके तो ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, इसको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जनाब के इसका एक फिक्स टर्मिनल है और एक मूवेबल टर्मिनल है। फिक्स टर्मिनल ऐसे ही रहता है, मूवेबल टर्मिनल क्लोज और ओपन का काम देता है। फर्दर मोर इसमें इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं जो कॉन्टैक्ट के एंड्स के ऊपर है। फील्ड सपोर्ट फ्लेंज एक है जनाब जो चैम्बर्स को सपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है। पूरा वैक्यूम चैम्बर इसके सपोर्टिंग में लगा हुआ होता है। इंसुलेटिंग एनवेलप फर्दर यहाँ लगे हुए होते हैं। अच्छा,
अच्छा, उसके बाद जो है वेपर कंडेंसेशन शील्ड एक लगी हुई होती है, जो कि एक शील्ड होती है वैक्यूम चैम्बर टू द बॉडी, ताकि वो लीक ना कर सके वैक्यूम। फर्दर मोर ब्लोअर्स लगे हुए होते हैं ये इनके साइड्स पे, ये सपोर्टिंग ऑफ दी मूवेबल टर्मिनल के लिए होते हैं। फील्ड शील्ड, आर्क शील्ड, एक इसमें आर्क शील्ड भी होती है कि अगर मूवेबल कॉन्टैक्ट में आर्किंग प्रोड्यूस हो जाए तो उसको रिमूव किया जा सकता है इस शील्ड के ज़रिए से, और ये शील्ड लगती भी इसलिए कि आर्किंग प्रोड्यूस ना हो। अच्छा, उसके बाद एक एंड शील्ड होती है जो कि एट द एंड कॉन्टैक्ट ऑफ योर फिक्स टर्मिनल के ऊपर होती है, और ये शील्ड इसलिए लगाई जाती है ताकि आपके वैक्यूम चैम्बर और बाहर की जो बॉडी है उसको फिक्स रखा जा सके और उसके अंदर दीगर चीज़ें ना आ सकें, आर्किंग को काफ़ी हद तक कम कर सके। तो ये इंट्रोडक्शन था आपके इसके हवाले से, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के हवाले से। फर्दर मोर अब इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और दीगर चीज़ों पे हम चलेंगे, इस पर हम बात करेंगे। अच्छा जी, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इस पर बात कर लेते हैं। फ्री फ्रॉम आर्क एंड फायर हैज़र्ड्स, आर्क और फायर हैज़र्ड से काफ़ी हद तक बचत की जा सकती है। लो कॉस्ट फॉर मेंटेनेंस, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी काफ़ी हद तक लोअर होती है। एंड सिंपलर मैकेनिज़्म इसका होता है, जैसे ऑयल सर्किट ब्रेकर में कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है, इसमें ज़रा सिंपल मैकेनिज़्म होता है और उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट। लो आर्किंग टाइम, आर्किंग टाइम इसमें बहुत ज़्यादा कम होता है, वैक्यूम चैम्बर में आपकी आर्किंग का चांस काफ़ी हद तक कम होता है। एंड हाई कॉन्टैक्ट लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है क्योंकि ये वैक्यूम में लग रहे हैं। साइलेंट एंड लेस वाइब्रेशन ऑपरेशन, ये चीज़ें भी इसका एक फीचर है। ड्यू टू वैक्यूम कॉन्टैक्ट्स रिमेन फ्री फ्रॉम कोरोजन, वैक्यूम की वजह से, क्योंकि उसके अंदर ऑयल के अंदर तो वेपर्स एयर के आ ही जाते हैं, तो आपके कॉन्टैक्ट के अंदर कोरोजन आ जाती है, जंग आ जाता है, कार्बन आ जाता है। लेकिन वैक्यूम के अंदर कोई भी चांस नहीं होता कि वेपर्स आ सकें एयर के, ऑक्सीजन के, इस वजह से वो कोरोजन या जंग आलूद नहीं हो पाते। इसीलिए लॉन्ग लाइफ होती हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट की, कि आप उसको रिप्लेस नहीं करते क्योंकि उस पर कोरोजन, कार्बन या जंग नहीं आता। नो बाय प्रोडक्ट फॉर्म, इसमें बाय प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होते। बाय प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जी अंदर के कोई केमिकल रिएक्शन एक साथ फॉर्म करते हैं तो उनसे बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, एजेस के ऊपर हो जाते हैं। तो ये कोई चांस नहीं है कि इसमें इस तरह की कोई चीज़ प्रोड्यूस हो, क्योंकि मीडियम हमारा वेपर वो है वैक्यूम। डिसएडवांटेजेस सर्किट ब्रेकर के ये कि जी हाई इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा इसकी होती है टू क्रिएशन ऑफ वैक्यूम क्रिएट करने के लिए इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको वैक्यूम चैम्बर पूरा क्रिएट करना होता है। एयर का चांस लीकेज कहीं से भी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होती है। सरफेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिप्लीटेड ड्यू टू मेटल वेपर्स। हाई कॉस्ट एंड साइज़ रिक्वायर्ड फॉर हाई वोल्टेज ब्रेकर्स, इसमें ज़्यादा हाई कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है और हाई वोल्टेज साइज़ रिक्वायर्ड होता है वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के लिए। अच्छा, ये लेक्चर का जो इसका पार्ट 3 है वो यहीं तक हम एंड करते हैं। बाकी जो हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर का पार्ट नंबर 4 है वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।